हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। आज हम जो बाल विकास एवं शिक्षण विद्या हैं रीट 2021 में जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट लेवल यानी कि पीआरटी या फर्स्ट लेवल उसकी सीडीपी, इसी को साइकोलॉजी कहते हैं, इसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि जो शिक्षण और अधिगम का मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजी को आधार मानती हैं किस पर निर्भर करती हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये वो है टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मेथड। तो अध्यापन शैली इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं, किसमें, टीचिंग लर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटी 2009 में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात क्या होना चाहिए। तो ये हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में हम समझेंगे। जो आरटी 2009 थी राइट टू एजुकेशन, इसमें कहा गया कि अगर पहले से 5वीं तक की कक्षा है तो उसमें एक टीचर होगा और 30 स्टूडेंट होंगे, यानी कि पहले से 5वीं में एक टीचर और 30 स्टूडेंट होंगे। अगर 6 to 8 क्लास हैं तो उसमें एक टीचर होगा और 35 स्टूडेंट होंगे। और जो पहले से 5वीं तक की कक्षा है उसमें 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होना जरूरी है और 6 to 8 में 3 किलोमीटर के अंदर एक विद्यालय होना जरूरी है। और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा थी राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार। उसमें टीचर को कहा गया कि आप 45 घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से काम करेंगे। ये जो आरटीआई 2009 थी ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लागू हुई, जम्मू कश्मीर में नहीं हुई। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि जो आरटीआई 2009 है इसमें प्राथमिक विद्यालयों के लिए टीचर और स्टूडेंट का अनुपात क्या होना चाहिए। प्राथमिक के अनुसार होना चाहिए एक टीचर और 30 स्टूडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जो मध्यावधि परीक्षाएं, जो मिड टर्म एग्ज़ाम है, ये किसका उदाहरण है। तो ये है सबमेटिव योग्यात्मकता। एक होता है योग्यात्मक और एक होता है निर्माणात्मक। जो निर्माणात्मक होता है वो यानी कि टेस्ट क्विज होती हैं, ये निर्माणात्मक या इसे फॉर्मेटिव कहते हैं। जो सबमेटिव होता है योगात्मक, ये या तो मिड टर्म एग्ज़ाम या फिर जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम, ये योगात्मक में आते हैं। कौन सा रोग वंशानुगत हैं या हेरिडिटी हैं, जो हमें जैसे पेरेंट्स से मिले हैं या फिर ग्रांड पेरेंट्स से मिले हैं, जो भी मिलते हैं उनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो वंशानुगत है, वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये वंशानुगत रोग हैं जो वंशानुगत मिलता है। नेक्स्ट है कौन सा परीक्षण निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। तो अगर आपने हमारी बुद्धि की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के बुद्धि की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो बुद्धि का टॉपिक है ये हर टीचिंग एग्ज़ाम, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होगा उसमें साइकोलॉजी पूछी जाएगी और साइकोलॉजी का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। तो कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है, बाटिया बेंट्री बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। बाकी जो तीनों हैं ये व्यक्तित्व परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसमें गणित का क्यों पूछा है, ये तो साइकोलॉजी है, लेकिन अगर जो लेवल फर्स्ट होता है पीआरटी, उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं, एक मैथ होता है और बाकी ईवीएस। तो उसमें जो मैथ हैं उसकी टीचिंग मेथड भी आपको इसी के साथ याद करने होते हैं, और इसी में साइकोलॉजी में ये पूछ लिया क्योंकि इसका सब्जेक्ट फिक्स है। गणित का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो बालक है उसको गणित के बारे में वो चिंतन कर सके, थिंकिंग कर सके, क्योंकि मैथ में कोई भी क्वेश्चन होता है वो जरूर नहीं वही सेम होगा। अब हम कोई जीके पढ़ रहे हैं तो वो जीके का आंसर एक फिक्स होता है, लेकिन इसमें हमें थिंकिंग के थ्रू हम उस के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो उसमें बच्चे को थिंकिंग करवानी है, उसकी थिंकिंग को इम्प्रूव करना है टीचिंग मेथड के थ्रू। एक टीचर का मेन उद्देश्य है कि अगर वो गणित का टीचिंग कर रहा है तो उसमें बच्चे की गणित में चिंतन अच्छा होना चाहिए। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेट कंडीशनिंग। ये स्किनर ने दी थी। स्किनर ने कहा था कि पुनर्विलन दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है वो दिया जाए तो स्टूडेंट बार बार वही काम करेगा। अगर मान लेते हैं एक स्टूडेंट को पुरस्कार दिया तो वो उससे नेक्स्ट बार ये चाहेगा कि मुझे इससे बड़ा पुरस्कार मिले। अगर उसको दंड दिया गया तो वो चाहेगा कि मैं ये काम ना करूं क्योंकि इससे मुझे दंड मिलेगा। तो दंड के माध्यम से सीखना क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेट कंडीशनिंग, जो कि स्किनर ने दी थी, BF स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाल्य अवस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो इसमें होगा ऑप्शन डी, तर्क। क्योंकि जो छोटा बालक होता है, जो बाल्यावस्था में होता है, वो तर्क नहीं कर सकता। जीन पियाजे ने कहा था कि जो अमूर्त तर्क है, जो हम बिना देखे जो प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, वो बच्चा किशोरावस्था में कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया गया है? तो किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों, हमें उसके प्रभावों का मापन करना है, तो यानी कि उसकी उपलब्धि का मापन करना है। तो ये उपलब्धि या अचीवमेंट टेस्ट हो गया कि उसकी उपलब्धि का हमें मापन करना है। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था के एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना कर रहा है? जब छोटा बालक होता है तो उस मेंटली रूप से वो फ्री होता है, उसको वोकेशनल रूप से, व्यवसाय के रूप में कोई भी समस्या नहीं आती। जब किशोरावस्था में बच्चा हो जाता है, टीनेज में हो जाता है, तब वो सोचता है कि अब मुझे क्या किया जाए, ऐसा मैं कौन सा व्यवसाय करूं जिसमें मुझे बेनिफिट भी हो और मैं आराम से उसको एडजस्टमेंट कर पाऊं। तो एक व्यावसायिक समायोजन की समस्या किशोर अवस्था में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए किया जाता है? तो जो चार ऑप्शन है उसको आपको देखकर ही अंदाजा लग रहा होगा। तेजी से सीखने वाले को उपचार की कोई ज़रूरत नहीं होती, प्रतिभाशाली को भी कोई ज़रूरत नहीं है, रचनात्मक जो क्रिएटिविटी करता है उसको भी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो धीमे से सीख रहा है, जिसकी लर्निंग भी स्लो है, उसको उपचार दिया जाएगा। और उपचार होता है रिमेडियल और डायग्नोस होता है निदान। तो निदान होता है किसी की कमजोरियों को जानना और उपचार होता है उसको रिमेडियल देना। जो धीरे से सीख रहे हैं उसको उपचार देना या रिमेडियल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले वे मेथड जो शिक्षण की खेल कूद विधि है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित है। और वृद्धि स्टार्ट पहले होती है या विकास? तो विकास स्टार्ट पहले होता है, ये बच्चे के जन्म से पूर्व स्टार्ट होता है और वृद्धि जन्म के बाद स्टार्ट होती है। तो इसमें होगा वृद्धि और विकास का सिद्धांत है, ये खेल कूद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशयफ 2005 को राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल थे, ये अंशयफ की कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTE जो 2009 में आई थी उसमें किस वर्ष के बालकों के लिए कहा गया कि उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, लेकिन 14 वर्ष के बाद के बच्चों को नहीं मिलेगी। ओनली 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ही मुफ्त शिक्षा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। दैहिक वो होता है जो जैसे फिजिकल रूप से, यानी कि भूख है ये दैहिक है, नींद भी दैहिक है, प्यास भी दैहिक है, लेकिन जो अचीवमेंट है ये दैहिक नहीं है, ये शारीरिक रूप से जुड़ी हुई नहीं है। तो ये बाकी जो ज़रूरतें हैं, हमारी आवश्यकता है, नीड है, ये दैहिक रूप से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये हमारी दैहिक रूप से नहीं जुड़ी हुई उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? जो व्यक्तिगत भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसके अनुसार
हर स्टूडेंट अलग होगा। बाई हेरिडिटी भी अलग हो सकता है क्योंकि हर इंसान के माता पिता अलग हैं और बाई हेरिडिटी अलग होगा। जन्मजात भी अलग होगा, उसका स्वभाव भी अलग होगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी अलग होगा। लेकिन कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो अभिभावक बालक का संबंध। ये अभिभावक बालक का संबंध ना हेरिडिटी पर निर्धारित होता, ना जन्मजात होता, ना शारीरिक होता। ये तो उनके एडजस्टमेंट, उनके स्वभाव पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से करें। तो इसमें जैविक पूछा है, कौन सा जैविक नहीं है? तो ये तो इमोशनल हो गया, जैविक नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा डाउन सिंड्रोम का कारण है? तो डाउन सिंड्रोम का कौन सा कारण है? ये है गुणसूत्र 21, ये डाउन सिंड्रोम का कारण है। विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आश्चर्य है? तो इसमें 3 होते हैं, विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। तो हम इनको एक साथ ही तीनों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जो विश्वसनीयता होता है, ये होती है प्राप्त अंकों की बारबारता। जो ये परीक्षण होता है विश्वसनीयता, इसमें क्या होता है, रियलेबिलिटी की एक परीक्षण किया जाता है। इसमें समान परिणाम मिले, चाहे कितनी भी बार हम उसको परीक्षण कर लें, लेकिन उसका जो परिणाम मिले, जो प्राप्त अंक मिले, वो हमें वही मिले, समान मिले। तो यह है प्राप्त अंकों की बारबारता। जो वैधता होती है, उस परीक्षण में हम कोई भी एम या कोई भी इरादा मान करके उस परीक्षण करते हैं, वो होता है वैधता। वस्तुनिष्ठता वो होती है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये वस्तुनिष्ठता का उदाहरण है। हम कोई भी एक आंसर मान लेते हैं, चाहे कोई भी टीचर उसको चेक करे, लेकिन वो उसी आंसर को ठीक करेगा। तो ये होती है वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परसेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो ये है अमम पीआई। जो बाकी तीनों हैं ये प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, प्रक्षेप। ये प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है? जिसके थ्रू कोई भी टेस्ट लिया जाता है, उसमें उसके परीक्षण किया जाता है। मान लेते हैं जो SCT हैं, उसमें क्या होता है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन टेस्ट। सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें बात जगह जगह खाली कि इसको आपको भरना है। अगर वो कुछ भी इस टेस्ट में भरेगा तो वो अपनी मेंटलिटी का यूज़ करेगा। तो इसके टेस्ट में उसकी मेंटलिटी चेक की जाती है कि ये किस स्वभाव का इंसान है, किस इसकी मेंटलिटी है, किस प्रकार का इसका नेचर है। तो ये होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट, जिसमें किसी के माध्यम से उसके बारे में जानना होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट। लेकिन ये प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है अमम पीआई। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि पहले कहा कि 8 प्रकार की बुद्धि होती हैं, लेकिन बाद में उन्होंने 9वीं बुद्धि भी जोड़ दी। अब उन्होंने कहा है कि 9 प्रकार की बुद्धि होती हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, बाकी 3 बुद्धि से जुड़े हुए नहीं हैं। जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो अल्बर्ट बांडुरा ने कहा था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी कि समाज में हम जैसे भी देखते हैं, एक छोटा बच्चा जो भी समाज में देखता है उसका अनुकरण करता है, तो इसे अनुकरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। जो उन्होंने परीक्षण किया था वो बेबी डॉल पर किया था। एक बेबी डॉल को देख करके बच्चा सीख रहा है। तो अगर हमें उसको इन्वायरमेंट या समाज या स्कूल में माहौल अच्छा देंगे तो अनुकरण करके वैसा सीखेगा। अगर उसको माहौल अच्छा नहीं मिलेगा तो वो गलत भी संगत पकड़ सकता है। ये कौन सा उदाहरण है? ये अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। तो इनके साथ देख लेते हैं संज्ञानात्मक थ्योरी किसने दी? ये जीन प्याजे ने, या इसे जीन पाइगेट भी कहते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये कोहलर ने दिया था और उन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये इवान वी पावलोव ने दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट है, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रतिपादित किए थे? जो 16 PF दिए थे उन्होंने, यानी कि PF क्या होता है? पर्सनैलिटी फैक्टर। 16 PF दिए थे। उन्होंने कहा था कि 16 PF जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करता है, उसमें उन्होंने केटल ने 16 PF दिए और व्यक्तित्व का परीक्षण किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से मेस्लो की आवश्यकताओं के
क्रम में सम्मिलित कौन सा नहीं है? जो मेस्लो ने हायरार्किकल थ्योरी दी थी उसमें कौन सा नहीं है? तो ये है व्यक्तिवाद और समूहवाद, ये नहीं है। दैहिक आवश्यकताएं बताई थी कि हमारी जो फिजिकल ज़रूरत क्या होती है, फिजिकल ज़रूरत जब पूरी हो जाती है तो हम स्नेह या फिर किसी से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। और जो लास्ट है, अंतिम चरण है, ये है आत्म सिद्धि। जब सभी आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाती हैं तब हम आत्म सिद्धि या फिर नैतिक विचारों की ओर जाते हैं। लेकिन कौन सा मेस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत नहीं है? ये व्यक्तिवाद या समूहवाद, यानी कि इंडिविजुअल या फिर ग्रुप, ऐसा कोई भी सिद्धांत इसने नहीं दिया था। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना, यानी कि मैं यह काम कर लूँ या मैं टीचिंग की तैयारी कर लूँ या फिर मैं बाकी जो भी एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कर लूँ। जो ये द्वंद्व हैं, ये दो इच्छाएं हैं हमारी, हम ये भी चाहते हैं कि ये भी कर लें और वो भी कर लें, तब हम किस में होते हैं? द्वंद्व में होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं कि ये करें या ये करें। तब हमें उनमें से एक रास्ता चूज करना होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? तो स्टीफन कोरे से संबंधित कौन सा है? एक्शन रिसर्च। ये एक्शन रिसर्च क्या होता है? स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम होती है विद्यालय में, तो उसमें टीचर इसके एक्शन रिसर्च के माध्यम से उस प्रॉब्लम को, ओनली स्कूल की प्रॉब्लम को समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टीफन कोरे से संबंधित है एक्शन रिसर्च। अगर हम साइकोलॉजी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो स्टूडेंट होता है उसको एक्टिव लर्नर मानना है, उसको सेंटर में रखना है और हर बात में स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं है ये मान करके हमें साइकोलॉजी को करेक्ट करना है। और जो टीचर होता है उसको स्टूडेंट को सेंटर में रखना है और हमेशा टीचर को पॉजिटिव रहना है, चाहे कितनी भी स्टूडेंट गलतियां कर दें, लेकिन हमें ये मानना है कि स्टूडेंट गलतियों से ही सीखेगा। तो अगर हम पॉजिटिव रह कर के उसको साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो साइकोलॉजी बहुत आसान है। लेकिन हम क्वेश्चन को पढ़ते वक्त भी ये सोच लेते हैं कि ये कितना टफ है, यानी कि हम अपनी सोच को ऑटोमेटिक चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं करनी। साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, ना ये कि जैसे कि कोई भी जीके पढ़ रहे हैं तो उनका क्वेश्चन आंसर फिक्स है कि यही फिक्स होगा। जैसे हम कोई भी ज़िले पढ़ रहे हैं तो उतने ज़िले हैं, ये फिक्स है, यानी कि हरियाणा में 22 ज़िले हैं, राजस्थान में 33 ज़िले हैं, ये फिक्स है, इनका आंसर फिक्स होगा। लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होगा, कोई भी आंसर फिक्स नहीं होगा। इसमें हमें क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ये देखना है ये पॉजिटिव पूछ रहा है या फिर ये नेगेटिव पूछ रहा है, फिर हम 4 ऑप्शनों में से देखना है कि इनके हिसाब से कौन सा करेक्ट हो सकता है। और चारों ऑप्शन कई बार करेक्ट होते हैं, लेकिन उनमें से हमें बेटर चूज करना होता है कि कौन सा उसमें बेटर है, तो जो बेटर होगा उसी को हमें टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास आजीवन चलता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास एक ही क्रम में चलता है। ये विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? यानी कि जो विकास है ये आजीवन चलता है, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तभी से विकास स्टार्ट होता है और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, यानी कि तब तक विकास चलता है। और जो वृद्धि होते हैं ये जन्म के बाद स्टार्ट होते हैं और किशोरावस्था तक चलते हैं। इसमें दो व्यक्ति बराबर नहीं हो सकते, लेकिन सभी सामान्य बालकों में विकास एक ही क्रम में चलता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि क्रम सभी का एक समान होगा तो समान प्रतिरूप का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहले बताई संवेदीगामक अवस्था, सेकंड है पूर्व सक्रियात्मक और थर्ड है मूर्त सक्रियात्मक और फोर्थ है अमूर्त। यानी अमूर्त तब होता है जब बच्चा प्रॉब्लम की कोई भी चीज़ हमें सामने दिखाई नहीं दे रही, लेकिन तब हमें थिंकिंग से उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें, यानी कि किशोरावस्था में होता है। उस किशोरावस्था को उन्होंने अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहा है जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकास सिद्धांत भी कहा है।
नेक्स्ट है अनुवांशिकी के जनक कौन हैं? तो ये हैं मेंडल। तो मेंडल है ये अनुवांशिकी जेनेटिक के जनक हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी सिगमंड फ्रायड ने। तो सिगमंड फ्रायड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। इन्होंने ही चेतन, अचेतन और अचेतन मन की अवस्थाएं बताई थी। नेक्स्ट है जो बुद्धि का पर्सन फिर आ गया। एक बुद्धि का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो बुद्धि कितनी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के टीचिंग की किसी भी एग्जाम के लिए? इसमें है एक 10 वर्ष का बालक है, उसकी मानसिक आयु 12 है, तो उसका IQ क्या होगा? तो ये हमें निकालना है। तो इस निकालने के लिए पहले आपको प्रतिशत आना जरूरी है, उसके बाद ही हम निकाल सकेंगे। तो इसका ये एक सूत्र है मेंटल एज, जो उसकी मानसिक आयु है। मेंटल एज, उसकी मेंटल एज कितनी है उस बच्चे की, फिर उसकी क्रोनिकल एज। मेंटल एज वो होती हैं जिसमें बच्चा यानी कि 10 साल का है तो मेंटल एज उसकी 12 भी हो सकती है, यानी कि इतना वो इंटेलिजेंट है। और क्रोनिकल एज होती हैं जो उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हैं, वो होती है उसकी क्रोनिकल एज गुणा 100। तो इस सूत्र के माध्यम से हम IQ निकाल सकते हैं। तो उसकी मेंटल एज कितनी दे रखी है? 12। तो उसकी मेंटल एज है 12 और क्रोनिकल एज कितनी है, यानी कि उसकी जो वास्तव में जो उसकी एज है वो है उसकी 10 गुणा 100। तो 0 से 0 कट गया, 120, यानी कि उसकी जो IQ है वो होगा 120। तो जो 90 से 110 के बीच IQ होता है ये सामान्य IQ होते हैं। इसका मतलब ये नॉर्मल बच्चा है। और जब 110 से प्लस हो जाती हैं तो वो बच्चा गिफ्टेड हो जाता है, प्रतिभाशाली हो जाता है। तो कई बार हम कहते हैं कि उसका IQ ज़्यादा है, तो यानी कि उससे 110 से ज़्यादा है तो उसका IQ ज़्यादा होगा। लेकिन 90 से कम होगा तो वो बच्चा यानी कि वो स्पेशल में चला जाता है, और 110 से प्लस होगा वो प्रतिभाशाली होगा। तो आज हमने PRT यानी कि लेबर फर्स्ट रीट का जो सितंबर में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।